जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 3 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें से पेपर 3 के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है ताकि आपका एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन गलत ना हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन है ये किसे कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करें तो CPU को जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि CPU को कहा जाता है और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि CPU का पूरा नाम क्या है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का जो नर्व सेंटर है ये किसे कहा जाता है तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है ज्यादा। ठीक है, कंप्यूटर का नर्व सेंटर किसे कहा जाता है तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्या आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों, भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, NH44 की बात करें तो दोस्तों इसका पुराना नाम जो है वो था NH7। जी हाँ दोस्तों, NH7 इसका पुराना नाम था, लेकिन वर्तमान समय में NH7 का जो न्यू नाम है ये हो गया NH44। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में बात करें तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH44 है। इस हाईवे का पुराना नाम मैंने आपको बताया कि NH7 था और यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर के दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। यानी दोस्तों जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर के ये जो श्रीनगर है वहां से इसका स्टार्टिंग होता है और ये कहाँ तक जाता है तो कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई कितनी है तो 3745 किलोमीटर यानी कि 3745 किलोमीटर NH44 की लंबाई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है तो देखिए जो पेट के जीवाणुओं का नाश करने वाला अम्ल है ये कौन सा अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो कि पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है। मानव शरीर में अमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियां से स्रावित होता है। ठीक है, ये मानव शरीर में ये जो कहाँ से स्रावित होता है तो अमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी जो ग्रंथियां हैं वहीं से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों को ओक्टिलोजेनिक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखा जाए तो ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है तो ये हो जाता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगला क्वेश्चन है कि असम का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों, जो असम है जिसकी राजधानी दिसपुर है, इस असम राज्य का प्राचीन नाम क्या है तो असम का प्राचीन जो नाम है ये क्या था तो कामरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान है, इसकी प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन कौन से ईस्वी में हुआ था तो सन 1936 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1936 ईस्वी में गोदान पुस्तक का
प्रकाशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि लावनी और तमाशा, जी हाँ दोस्तों, लावनी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावनी और तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? दोस्तों भारत में सबसे अधिक मीठा पानी की झील की बात करें तो सबसे मीठा पानी का झील कौन सा भारत में? तो सबसे मीठा पानी का जो झील है ये वुलर झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, वुलर झील। और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब किया था? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों जो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था ढाका में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ढाका। सार्क का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रिलीजियन कोऑपरेशन, ठीक है। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। तो सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? तो सार्क के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो भारत सार्क का सदस्य है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है, ये सभी देश दोस्तों सार्क के सदस्य हैं, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों जो त्रिपिटक है ये इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है, या फिर सिख से संबंधित है, या फिर हिंदुओं से संबंधित है? तो त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से मिलती है, ठीक है दोस्तों। इस त्रिपिटक से हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है ये त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है, ठीक है। त्रिपिटक की संख्या कितनी है? तो त्रिपिटक की संख्या 3 है, ठीक है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। और तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली भाषा। जी हाँ दोस्तों, तीनों ये जो अभी विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक है इसका भाषा क्या है? तो पाली भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि जैन अवेस्ता किसका धार्मिक ग्रंथ है? दोस्तों ये जो जैन अवेस्ता है ये इनमें से किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, पारसी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्या पूछा गया आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत के जो विश्व में स्थान आता है ये कौन सा स्थान आता है? तो विश्व में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पे आता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस का जो है यह विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। उसके बाद कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पर हमारा देश भारत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि अभी वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों ये प्रोटीन का फैक्ट्री है ये इनमें से किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है ये कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का बिजली घर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की बात करें दोस्तों तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने दोस्तों 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। लाइसोसोम को जो है ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मानव शरीर में गुणसूत्र की बात करें तो टोटल 46 गुणसूत्र होता है, और यदि आपसे जोड़े पूछे जाए कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा कि भारत में जो रेलवे का जनक है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए जो भारत में रेलवे का जनक है ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे की बात करें दोस्तों तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी ये सन 1853 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार हुआ था। और ये रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से लेकर के थाने तक। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में रेलवे का जनक जो है ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853, यदि आपसे डेट पूछा जाए तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर के थाने के बीच ये ट्रेन चली थी। और कितना किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है। दोस्तों जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ये कहां से लेकर के कहां तक जाता है, तो ये जाता है प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, प्रयागराज से हल्दिया। और देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, और यह जलमार्ग जो है ये गंगा नदी, भागीरथी नदी और हुगली नदी तंत्र पर स्थित है। ठीक है, और इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो इलाहाबाद जिसका नया नाम जो है जो कि प्रयागराज हो गया है, वाराणसी, मुगल सराय, बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता और हल्दिया, ये जो शहर है दोस्तों ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 में क्या पूछा गया है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपको हवाई जहाज की ऊंचाई मापना है किसी भी हवाई जहाज का, तो उसके लिए इनमें से कौन सा मीटर का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या फिर एमिनोमीटर। तो देखिए 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इससे वायु की दाब मापी जाती है। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वायु की दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। ठीक है, और एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे हवा की गति मापी जाती है। ठीक है, हवा की गति किससे मापी जाती है, तो एमिनोमीटर से। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। दोस्तों जो वर्षा की बूंद है जो कि गोलाकार होती है ये किस कारण से होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वातावरण घर्षण के कारण या फिर श्यानता के कारण। तो देखिए जो वर्षा की बूंद होती है ये गोलाकार होने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ये जो आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए जो आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में पश्च दृश्य यानी कि मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों मोटर वाहन में देखा जाए तो पीछे की दृश्य देखने के लिए इनमें से कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण।
तो देखिए जो मोटर के वाहन को पीछे की जो दृश्य देखने के लिए कौन सा मिरर का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। और देखिए यहाँ जो आंख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा गाड़ी के हेडलाइट, सोलर कुकर और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो आंख, कान, नाक, दांत के डॉक्टर के पास। ठीक है, यहाँ पे जो किया जाता है उपयोग, ये अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, तो गाड़ी का हेडलाइट में भी जो दर्पण रहता है ये भी अवतल दर्पण रहता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण रहता है, और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि भारत के जनसंख्या के इतिहास में किसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था दोस्तों 1921 ईस्वी में। दोस्तों 1921 ईस्वी को क्या कहा जाता है, तो भारत के जनसांख्यिक इतिहास के महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। 1911 से लेकर के 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 1911 से लेकर के देखा जाए तो 1921 के दौरान जो है ये भारत की जो जनसंख्या है ऋणात्मक यानी कि माइनस में चली जाती है। ठीक है, कितना माइनस में चली जाती है, तो -0.31% हो गई थी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 77 लाख की कमी आई थी। यानी दोस्तों भारत की जनसंख्या में देखा जाए तो लगभग 77 लाख की कमी आई थी। ठीक है, इसलिए 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। दोस्तों जो नागालैंड है यहाँ की राजकीय भाषा क्या है, तो अंग्रेजी यहाँ की राजकीय भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है कि राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए जो राणा टिग्रिना है ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, मेढक। अगला क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो मालगुडी डेज पुस्तक है इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण। जी हाँ दोस्तों, R.K. नारायण इस पुस्तक के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप इसी तरह और भी जब जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते, जानना चाहते, तो दोस्तों पार्ट 1 और 2 और 3 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। प्लीज़ आप उस वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों उन सभी वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराए गए जो कि एग्जामों में बार बार पूछे गए और बार बार पूछे जा रहे। ठीक है, तो इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।